अब तक आपने देखा कि परछाई के सिंहासन से बर्फीली राक्षसी प्रकट होती है, जो कि विष्मिता और सिंहासन पर बैठी परछाई के कहने पर सोमगढ़ जाकर वहां के लोगों को बर्फ की तरह जमाना शुरू कर देती है, जिसके कारण सोमगढ़ गांव में बर्फीली का आतंक फैल जाता है। गांव का सरपंच भागकर किशनगढ़ गांव में आकर गुलशन से मदद मांगता है कि तभी काली नकाब वाली बनकर सोमगढ़ गांव पहुंचती है तो बर्फीली राक्षसनी उसे भी बर्फ की तरह जमा देती है, लेकिन काली खुद को आजाद कर उसके जाल में उसी को फंसाकर जमा देती है और एक शक्तिशाली हथौड़े से उस पर वार कर उसका विनाश करती है। अब आगे काली दुर्गा के साथ बैठकर बातें कर रही थी, तभी उसके माथे के निशान में चमक आती है और उसके सर में काफी तेज की दर्द होता है। काली अपने सर को जोर से पकड़ लेती है। काली, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? माँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। काली अब अपनी आंखें खोलती है। काली के माथे पर पसीने देखकर दुर्गा तुरंत उसके लिए पानी लाती है और उसको पानी पिलाते हुए कहती है, काली, ले पानी पी बेटा, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। गुलशन अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर घर वापस आ चुका था और सुबह के समय पंचायत ऑफिस जाने के लिए घर के दरवाजे का सहारा लेकर बाहर आ रहा होता है। तभी उसे बाइक पर जा रहा कृष दिखाई देता है तो गुलशन उसे आवाज लगाकर कहता है, अरे सचिव जी, तनिक ठहरो भाई, बाइक को जरा लगाम लगाओ। गुलशन की आवाज सुनकर कृष कुछ दूरी पर पहुंचकर अपनी बाइक रोक देता है और उतर कर कहता है, सरपंच जी, आप बच गए। मेरा मतलब, आप अस्पताल से कब आए? 2 दिन पहले ही आए हैं। और ये जुमरी हमको बता रही कि तुम हमसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आए। अरे हमसे कोनो दुश्मनी हो गई थी क्या आपको? वो मैं आता भी कैसे सरपंच जी? आपके ना होने से ऑफिस का काम कौन देखेगा? और वैसे आप दरवाजे का सहारा लेके क्यों खड़े हैं? क्योंकि अभी तक पूरी तरह से हम ठीक नहीं हुए हैं। आप पंचायत ऑफिस जा रहे हैं ना? अरे हमको भी ले चलिए ऑफिस में। वहाँ आप क्या करेंगे? मेरा मतलब कुछ दिन और आराम कर लीजिए सरपंच जी। मतलब आपकी क्या जरूरत है? मैं हूँ तो, कान्हा है और काली भी तो आ जाती है। अरे काम की फिक्र किसको है? घर में बैठे बैठे हम बोरा सा गए हैं। 2 दिन से झुमरी कभी मटर छिलवा रही है, कभी पूड़ी तलवा रही है। भाई हमका नहीं रहना यहाँ, हमका ऑफिस ले चलो भाई। अजी, छत पर कपड़े सूख गए हैं, उतार लाइए और फिर किराने वाले से 1 किलो बेसन ले आना। अरे सचिव जी, हमको ले चलो यहाँ से। मैं डॉक्टर का इंजेक्शन सह सकता हूँ, गांव वालों की समस्या को झेल सकता हूँ, लेकिन इस उम्र में अपनी बीवी को नहीं झेल सकता। हमको ले चलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। हम भी कैसे झेलेंगे आपको सरपंच जी? पंचायत ऑफिस तो ससुराल बना रखा है इन्होंने अपना। बैठिए सरपंच जी, अब चलते हैं आपके ससुराल, मेरा मतलब पंचायत ऑफिस में। बर्फीली के खात्मे का जब उस परछाई को पता चलता है, तब भी वो बहुत ही शांत स्वभाव में बोलता है, आखिर बर्फीली का खात्मा कौन कर सकता है? बर्फीली के ऊपर ना तो सूर्य की रोशनी का असर पड़ता है और ना ही आग की अग्नि उसका कुछ बिगाड़ सकती है। फिर कौन है वो जिसने बर्फीली जैसी शक्तिशाली शक्ति को नष्ट कर दिया? ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, जिस तरह बर्फीली का खात्मा हुआ है उसे साफ जाहिर होता है कि जिसने भी बर्फीली का खात्मा किया है वो कोई मामूली शक्ति नहीं बल्कि कोई अनोखी शक्ति है। कोई बात नहीं, वो शक्ति जो भी है उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे लगता था कि इस संसार में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है, लेकिन इसके बाद मुझे इस विषय में जानना ही है कि आखिर ऐसा है कौन जिसने ये साहस किया। मेरी धीमी रफ्तार से मात खाओगे, शरीर का सारा खून गवाओगे। जिस तरह आस्तीन का सांप अपने मालिक को ही डसता है, उसी तरह ये जोक इंसानों के खून को धीमी गति से रिश्ता है। मेरा ये जोक भी उस शक्ति की सारी शक्तियां छीन लेगा। कृष और गुलशन जब पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस में सोमगढ़ का सरपंच मौजूद होता है, जिसे देखकर गुलशन कहता है, नमस्कार सरपंच जी, हमारे गांव में कैसे आना हुआ?
एक प्रस्ताव लेकर आए थे गुलशन जी। प्रस्ताव? लेकिन किस तरह का प्रस्ताव? लगता है इनकी बेटी रज्जो का हाथ मांगने का प्रस्ताव है। अच्छा है, गांव में मनोरंजन भी हो जाएगा थोड़ा। लेकिन इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही है। अरे रुको जरा, सबर करो, पहले हमको बैठने दो तनिक। खड़े खड़े हमारे टांगे कब कब आने लगी भाई। अभी तो आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और इन महाशय की टांगे कब कब आने लगी। आजकल कृष्ण तो मन मन में ज्यादा नहीं बोल रहा, इनके आगे तो तेरी जुबान खुलती नहीं। बस अब चुप कर। हम किशनगढ़ और सोमगढ़ गांव के बीच एक पहलवानी प्रतियोगिता का प्रस्ताव लेकर आए थे, ताकि गांव के लोगों का मनोरंजन भी हो जाए और दोनों गांव के बीच मेल मिलाप बढ़े। सही कह रहे हैं आप। वैसे भी बहुत समय से गांव में कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं हुई है जिससे हम अपना मनोरंजन कर सके। अरे लेकिन किशनगढ़ में पहलवानी करेगा कौन? सरपंच जी, जिनकी टांगे खड़े खड़े कब कब आने लगती है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये करंट डांस कर रहे हो। हाँ तो सचिव जी, तुम ही उतर जाना ना अखाड़े में। इसी बहाने तुम्हारे जवान शरीर में कितना दम है उसका अंग प्रदर्शन, मेरा मतलब उसका प्रदर्शन भी हो जाएगा। और कितनी जुबान चलाते हैं आप, थोड़ा हाथ पैर भी चला कर दिखाएं। बता दो चले, चीज क्या है आप? अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था सरपंच जी। अब बड़े बूढ़ों से मजाक तो करते रहना चाहिए ना। क्या पता वो कब टपक जाए, मेरा मतलब क्या पता वो किस बात का बुरा मान जाए। आपका ये प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, हमें मंजूर है भाई। हम गांव वालों को बताकर प्रतियोगिता की तैयारी करवाते हैं। सोमगढ़ में लोगों को पहलवानी प्रतियोगिता की बात पता चलती है तो गांव का लल्लन भोला को अपनी बाजुएं दिखाते हुए कहता है, देख रहे हो कितना मजबूत डोला सोला है हमरा। हम पहलवानी करने उतरे ना तो किशनगढ़ के आदमी लोग को उठा उठा कर पटक देंगे, फिर उनकी हड्डियां ढीली और पतलून गीली हो जाएगी। और क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी तो अपनी भैंस का गोबर उठाने में जान निकल जाती है। थोड़ा झुक जाओगे तो तुम्हारी कमर अकड़ जाती है। अरे तुम क्या बंदा उठाओगे भाई? नॉनसेंस आदमी। अरे भैंस किसको बोला? वो हमारी माया है, माया, हमरे जिगर का टुकड़ा, समझे? लल्लन गुस्से में बोल ही रहा था कि तभी वहाँ लाइना अपना कैमरा लिए आती है और लाइना एक फोटो लेकर कहती है, Hey देसी माचो मैन, show me some moves. अरे दादा, ये का बोली? मूव लगाना है क्या? जोड़ों में दर्द है का तोहरे? झंडू बाम लाए का मूव नहीं है। बस समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन मुस्कुरा कर बोली है तो कुछ तो बढ़िया ही बात होगी। तू क्या झंडू होकर झंडू की बात कर रहा है? लाइना जी, आप चलेंगे क्या पहलवानी प्रतियोगिता देखने? हाँ, मैं भी जरूर चलेगा पहलवानी देखने के लिए। चलेगा नहीं गोरी मैम, चलेगी होता है। और पहलवानी नहीं बल्कि पहलवानी होती है भाई। और हाँ, थोड़ा देसी कपड़ा पहन कर चलिएगा। पता चला पहलवानी देखने आए लोग आपको ही देखने लगे और वहाँ पहलवानी प्रतियोगिता मॉडलिंग प्रतियोगिता बन जाएगी। देसी कपड़ा मतलब हम धोती कुर्ता पहने, राइट? ना मैडम, धोती कुर्ता इज फॉर मेन, घाघरा चोली फॉर लेडीज, यानी फॉर फीमेल। नॉनसेंस आदमी, फीमेल नहीं फीमेल। जहाँ सोमगढ़ के लोग पहलवानी प्रतियोगिता को लेकर उत्साहित थे तो वहीं किशनगढ़ में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। अपने घर के आगे नितिन हाथ में थापी लिए पहलवान की तरह उसे घुमाने के लिए उठाता है। तभी वो थापी उसके हाथ से छूटकर वहाँ से गुजर रहे मनोज के सर पर जाकर लगती है और वो गिर पड़ता है। अरे ओ बेलबुद्धि, अब किशनगढ़ के लोगों को ऊपर पहुँचाने का ठेका तूने लिया है क्या? लगता है रज्जो से निकलकर वो नीता तुझ में घुस गई है। ऐसा है तो नकाब वाली को आवाज देता हूँ, अब वही तुझे समझाएगी। अले अले दुत्ताती होते हो मनोज भैया, मैंने दान पूत कल तुत नहीं दिया। वो तो पहलवानी प्रतियोगिता लिए तुतला तल्ला था, तो ये हाथ ते तूत दई और ना दाने तैते तुम्हारे तल पे दा दिला, तो वैसे दिताओ दला हम भी देते तो तही तुम तो लदी तो नहीं ना। चुप करो, पता नहीं अपनी फिसलती जुबान से क्या क्या बोलता रहता है। अली दुत्ताती होती हो, एक तो हम तुमते तुम्हारे आलते बाले में पूत ले हैं, ऊपर से तुम हम पर ही दुत्ता तल रहे हो। नितिन बोल ही रहा होता है कि तभी नील भाग्या के साथ अपने पूरे शरीर पर तेल लगाकर बाहर आता है तो भाग्या उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर आने से रोकते हुए कहती है, अरे बिटवा, अधनंगे बाहर काहे आ गया? अंदर चलना लायक, सबको अपनी बॉडी दिखाएगा क्या?
भाग्या नील का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगती है, लेकिन तेल लगे होने के कारण उसका हाथ फिसलता है और नील झटके से जाकर जमीन से उठने की कोशिश कर रहे मनोज के ऊपर जाकर गिरता है। हे भगवान, किसका मुंह देखकर उठे थे जो ये हाल हो रहा है? अरे उठ, मुझे सांस नहीं आ रही। कसम से एक ने खोपड़ी पर चोट दी तो दूसरे ने मेरे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। इससे पहले कुछ और बुरा हो, निकल ले मनोज। भाग्या आंटी, अपने 3 बंदरों को संभाल कर रखा करो। मनोज सर पकड़े तेजी में आगे बढ़ रहा था कि तभी सामने से मुकेश हाथों में धूल मिट्टी उड़ाता हुआ आता है और उसकी उड़ती हुई मिट्टी का शिकार मनोज की आंखें हो जाती है। मेरी आँख। हाँ, बस इसी की तो कमी थी। भाग्या काकी, आपने तो बकलोलों की सेना पाल रखी है, पता नहीं आप कैसे झेलती है इन्हें। बाप रे, मैं यहाँ कुछ देर नहीं रह पा रहा, आप पता नहीं कैसे रह लेती है। क्या कह रहे हो? हमरे तीनों सुपुत्र इतने गुड मैन हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। और वैसे भी हमरे तीनों सुपुत्रों को रेसलिंग कंपटीशन में जाना है ना, तो बस उसी के खातिर पहलवान जैसी हरकत करत हैं। क्या कहा? कसरत? हाँ, कसरत ही तो कर रहा हूँ। मुझे भी तो अखाड़े में उखड़ना, मेरा मतलब उतरना है। धीरे बोलो भाई, कान का पर्दा आपका खराब है। हमरा क्यों कर रहे हो? और तुम जैसे खटारे अखाड़े में उतरेंगे तो लोग तालियां नहीं गालियां देंगे। आए बड़े फिसड्डी पहलवान। किशनगढ़ को रात के अंधेरे ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। कोई अपने घर में सो रहा था तो कोई बातें कर रहा था। काली भी अपने घर में अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी बाहर बादल गरजते हैं और बादलों के गरजने की आवाज सुनकर काली अपने घर की खिड़की खोलती है और बाहर देखती है। माँ देखो ना, बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ काली, मौसम अच्छा तो हो रहा है, पर अभी रात ज्यादा हो गई है, इसीलिए खिड़की बंद कर और आकर सो जा। आज का मौसम काफी सुहाना है, इसलिए आज रात में बाहर जाकर गांव का चक्कर लगाना तो बनता है। काली अब खिड़की बंद करती है और अपनी माँ के साथ सोने के लिए लेट जाती है। कुछ देर बाद जब दुर्गा सो जाती है, तब काली उठकर धीमे कदमों से बाहर जाने लगती है और जैसे ही वो बाहर जाने के लिए अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है। काली बाहर का मौसम देखकर मुंह बनाते हुए खुद से बोलती है, धत तेरी की, मैंने तो सोचा था कि आज रात को गांव में टहलकर ठंडी हवाओं का मजा लूंगी, लेकिन यहाँ तो इंद्रदेव को कुछ और ही मंजूर था। लगता है वो चाहते ही नहीं है कि मैं बाहर घूमूं, तभी तो उन्होंने ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश भी शुरू कर दी। गौरी तो ऊपर ही है ना, कुछ देर बारिश रोक नहीं सकती क्या? हाँ ठीक है, सो रही हूँ, भड़क मत। काली अपना मुंह बनाकर घर का दरवाजा बंद करके सो जाती है, पर तभी बाहर एक छोटा सा कीड़ा रेंगते हुए गांव के बीचों बीच आता है। आज सुबह के सूरज की रोशनी के साथ किशनगढ़ में काफी ठंडक थी, क्योंकि रात को बारिश हुई थी। बस इसीलिए छोटे छोटे पौधों से लेकर पेड़ की पत्तियों पर बारिश की बूंदें थी। गांव की सड़कें गीली थी, पर फिर भी सभी गांव वाले अपने अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे। तो वहीं काली अभी तक अपने बिस्तर पर सो रही थी। काली उठ जा, सुबह का सूरज सर पर चढ़ गया है। आज तुझे उठना है या नहीं, बताओ। जब ये छोटी थी तब मैं इससे बोलती थी कि काली उठ जा, स्कूल जाना है, और अब भी मैं इससे यही बोलती हूँ कि काली उठ जा, स्कूल जाना है। माँ मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी आप जाओ ना, मैं बाद में उठ जाऊंगी। वैसे भी रात को देर से सोई थी। देर से सोई थी? पर तू तो मेरे साथ ही सोई थी ना। माँ मैं आपको बाद में बातें समझाती हूँ ना, अभी मुझे सोने दो। और वैसे भी आज रविवार है, तो झूठ मत बोलो कि स्कूल जाना है। काली दुर्गा से ये बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रज्जो आ जाती है और काली को अब तक सोते हुए और उसकी माँ को इतने प्यार से उसे उठाते देखकर रज्जो दुर्गा से कहती है, आंटी काली अब तक सो रही है, आप इसको कुछ बोलती क्यों नहीं है? हाँ बेटा, इसकी आदत ही इतनी देर तक सोने की है। मैं तो इसको उठा उठा कर थक जाती हूँ, पर ये है कि मानती ही नहीं। कहती है माँ आज रविवार है इसीलिए मुझे सोने दो। बताओ ये भी कोई बात होती है भला? हफ्ते में 5 दिन ये बोलती है कि माँ आज रविवार है। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं इसको उठाती हूँ, ये ऐसे नहीं उठने वाली है। रज्जो अब काली के पास जाकर बैठ जाती है और उसके कानों के करीब जाकर बहुत जोरों से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर काली डरते हुए उठती है
और अपने पास रज्जो को बैठी देखकर वो उससे कहती है, हे भगवान, तो मेरे कानों में चिल्लाने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम हो। भला किसी सोते हुए इंसान को कोई ऐसे जगाता है क्या? मुझे लगा जंगल का कोई वन मानुष आ गया। हाँ तो क्या करती, मैं जब यहाँ आई तो देखा कि तुम सो रही हो और काफी देर से दुर्गा आंटी तुम्हें उठा रही है, इसलिए मैंने तुमको इस तरह उठाना जरूरी समझा। मेरी माँ तो मुझे ऐसे ही उठाती है। रज्जो, मैं तुम्हारा क्या करूँ? मेरे कान में तुमने चिल्लाकर झंझनाहट कर दी है। शुक्र है कि मेरे कान के पर्दे नहीं फटे। ये रज्जो का स्टाइल है बाबू भैया, रज्जो का स्टाइल। खैर इन सब को छोड़ो, मैं क्या कह रही थी कि कल रात बारिश हुई थी, नदी का पानी काफी बढ़ गया होगा। चलो ना काली, नदी पर चलते हैं। नदी पर चलते हैं? पर क्यों? गांव में शौचालय नहीं है क्या? चल पगली, नहाने। माँ मुझे हमेशा नदी में नहाने से मना करती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो वो मुझे नहीं डांटेंगी और फिर नदी के ठंडे ठंडे पानी में तो मजा ही आ जाएगा। पर रज्जो, हमारे गांव में तो नदी पर ना तो कोई भैंसों को धोता है, ना ही खुद को। पर क्यों? जो नदी किशनगढ़ में है वही नदी तो सोमगढ़ से होते हुए भी गुजर रही है। जब वहाँ के लोग अपनी नदी पर अपनी भैंसों के साथ नहा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आंटी काली को बोलो ना कि वो मेरे साथ नदी पर नहाने के लिए चलेगी, बस आज के लिए। काली चली जा, रज्जो वैसे भी कहाँ कुछ बोलती है। उसने आज पहली बार तुझे बोला है, और अगर तू और रज्जो जाएंगी तो मैं और भाग्या बहन भी नदी पर कपड़े धोने चले जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर काली मना नहीं कर पाती और वो नदी पर जाने के लिए मान जाती है। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।